बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। लेकिन उसका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है उसके अंदर बहुत सारा जो इन्वॉल्व है जो कंसेप्ट वो चैप्टर 17 की इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स के हैं। तो इसलिए हमें एक दो लेक्चर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक पे लेने चाहिए ताकि हम जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर 18 की इलेक्ट्रॉनिक्स की उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो लिहाजा हम थोड़ी सी जो जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम जो है वो ये फ़र्स्ट लेक्चर जो है ये असल में चैप्टर 17 की एनर्जी बैंड थ्योरी के रिलेटेड है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी से पहले हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी। तो ये चैप्टर 17 का ये जो इतना सा पोर्शन है जिसमें तीन चीज़ें मेन शामिल हैं, एक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी। तो ये पोर्शन अगर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा चैप्टर 18 को स्टडी करना। तो फिर हम चैप्टर 18 स्टार्ट कर लेंगे। तो बेसिक हमने चैप्टर 18 ही स्टार्ट करना था, लेकिन उसकी बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एनर्जी बैंड थ्योरी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले एनर्जी बैंड थ्योरी और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को मिला के एक लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको पहले आप सीख लें, उसके बाद फिर हम चैप्टर 18 शुरू करते हैं। तो ये समझ लें कि एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर 18 के रिस्पेक्ट से, लेकिन ये चैप्टर 17 का भी पार्ट है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये कई बार पूछी गई है, इसलिए चैप्टर 17 का ये जो आर्टिकल है जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं तो उसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जहन में रखें और याद रखें। तो शुरू करते हैं हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स जो हैं ये क्या हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रोल है वो कैसा है। जी बच्चों, तो सेमीकंडक्टर्स असल में पीरियोडिक टेबल को आप जब देखते हैं तो फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स हैं। कार्बन फैमिलीज भी इनको बोला जाता है। तो कार्बन है या फिर सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, इसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ मेंबर्स जो हैं ये सारे के सारे फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो फोर्थ ग्रुप है एक्चुअली वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से रिलेटेड है। इसकी आप लेफ़्ट साइड पे चलते चले जाएं तो आपको जो है वो कंडक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप इसकी राइट साइड पे चलते जाएं तो फिर आपको मतलब केमिस्ट्री में उसको बोला जाता है मेटलाइड्स, नॉन मेटलाइड्स और इस तरह से कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हमें पता है कि जो पहले ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर मेटल्स हैं, उसके बाद फिर मेटल बिहेवियर जो है वो कम होते सेमीकंडक्टर्स, फिर सेमीकंडक्टर से आगे अगर आप रूटीन में चलते चले जाएं तो वो मतलब गैसेस की तरफ या फिर इंसुलेटर्स की तरफ बिहेवियर जाता है। तो ये केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं इसको, लेकिन हमारा मकसद था यहाँ पे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें किस चीज़ को, सेमीकंडक्टर्स को। तो ये बिल्कुल मिड में है पीरियोडिक टेबल के। तो इसकी वजह से, मिड में होने की वजह से हमें इसका जो ग्रुप है वो फोर्थ ग्रुप का नंबर पता है। और आपको पता है कि अगर फोर्थ ग्रुप से कोई एलिमेंट जो है उसका रिलेशन है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके वैलेंस शेल के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो इसलिए अगर सेमीकंडक्टर्स को हम देखें तो कार्बन फैमिली सारी की सारी जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाती है। ये वो मटेरियल हैं जिनके अंदर में जिनमें से पार्शली कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मुमकिन है, थोड़ा बहुत करंट इनमें से गुजरता है। तो इसमें हमने सेमीकंडक्टर्स मटेरियल का मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद देखते हैं कि इसकी दो टाइप्स पढ़ी जाती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तो एक्चुअली प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को बोला जाता है, यानी कोई भी कार्बन की या सिलिकॉन की या जर्मेनियम की आपकी पास एक प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो वो जो मटेरियल होगा वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो फिर वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा।
तो हमने अपनी इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक को जहन में रखते हुए हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनको स्टडी करना है। तो ज़रा देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो सेमीकंडक्टर जो पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है सिलिकॉन। तो जो सिलिकॉन है उसका बिहेवियर आपके सामने मैं रखता हूँ कि किस तरह से उसके अंदर थोड़ी बहुत जो कंडक्शन होती है वो कैसे होती है। तो देखें, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसका बिहेवियर, सिलिकॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा यही एलिमेंट जो है ये बार बार यूज़ होगा। ज़्यादातर जो चिप्स हैं, ज़्यादातर जो फैब्रिकेशन है, डिज़ाइनिंग है या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फार्मेशन है, तो उस तमाम मटेरियल में सिलिकॉन ही यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए हम सिलिकॉन को देखते हैं कि सिलिकॉन एक प्योर आप मटेरियल लें, ठीक है, एक प्योर क्रिस्टल लें सिलिकॉन की, तो उसका या कोई स्पेसिमन ले लें, अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं, कोई भी मतलब एक प्योर फॉर्म में जो भी मटेरियल होगा सिलिकॉन का, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दे सकते हैं। तो सिलिकॉन चूँकि फोर्थ ग्रुप से इसका रिलेशन है, तो फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक़ होने की वजह से इसके लेट्स से कि ये वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से ये इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप देखें कि इसकी जो नेबर है, इसका नेबर के अंदर भी जो एटम है वो भी सिलिकॉन का एटम ही होगा, उसके अंदर भी 4th इलेक्ट्रॉन शामिल है, 1 2 3 और ये 4, ये इसका नेबरिंग एटम है। इसी तरह से इसका यहाँ पे भी एक नेबरिंग एटम होगा, तो उसके अंदर भी सिलिकॉन की 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी देखें सिलिकॉन का एटम होगा, तो इसकी नेबरिंग में भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे भी देखें सिलिकॉन का एक नेबर एटम है और उसके अंदर भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने ज़रा नोट किया कि ये जो सेंटर वाला सिलिकॉन का एटम है, हाँ जी, ये जो सेंटर पे सिलिकॉन का एटम था, इसके जो 4 अपने इलेक्ट्रॉन हैं और जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके नेबर्स के थे, ये सारे आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से, और इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है। इसका मतलब सिलिकॉन का जो सेंट्रल एटम है, ये वाला सिलिकॉन के सेंट्रल एटम ने अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक सिलिकॉन का एटम होगा, वो इसके साथ भी अपने तमाम नेबरिंग एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब क्या कि इस सिलिकॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन अपने और 4 नेबर के, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने और 4 नेबर के। तो जिस तरह से हमने देखा कि ये जो सिलिकॉन का सेंट्रल एटम था, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए और 4 अपने नेबर्स के इलेक्ट्रॉन यूज़ किए। इसी तरह से जो रेस्ट ऑफ द सिलिकॉन एटम्स हैं वो भी बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने और 4 अपने नेबर्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो उनको यूज़ करके वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि वैलेंस शेल के तमाम इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन of the valence shells are busy in forming the covalent bond, so none of the electron is available for the conduction। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन ये की जाती है, सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच पार्शियली करंट कुड बी कंडक्टेड, यानी कुछ हद तक करंट जो है जो कंडक्ट हो सकता है। तो वो फिर कैसे कंडक्ट हो रहा है, जबकि हमें यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो बिज़ी हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे के सारे बिज़ी हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं है तो कंडक्शन कैसे मुमकिन है, इसमें अगर थोड़ी बहुत कंडक्शन होती है। तो उसका आंसर ये है कि एक्चुअली होता क्या है कि सिलिकॉन जो है, कोई भी मटेरियल जो है वो इसमें देख रहे हैं हम कि कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है, तो अपनी सराउंडिंग से या फिर रूम टेम्परेचर से उसे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि कुछ जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो वीक होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है उसकी रिज़ल्ट के तौर पे लेट्स से कि यहाँ से एक जो है वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो उस बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री हो गया। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से यहाँ से हाई एनर्जी में चला गया है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे।
तो अगर एक बॉन्ड टूटा है तो उसके नतीजे के तौर पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है तो यहाँ से पीछे उसने क्या छोड़ा है, ये एक एम्प्टी स्पेस छोड़ी है। मैं इसको फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके मज़ीद इसको क्लियर करता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन गया है और कौन सी पोजीशन पे जो है वो मूवमेंट हो रही है। तो देखें यहाँ पे हमने बोला कि एक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से निकल गया। इस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया कि इट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सिलिकॉन के जो अपने इस सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद जो है 7 रह गई है, जबकि ऑक्टेट टूल के मुताबिक ये पहले स्टेबल एलिमेंट था क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे थे। आपको पता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी होती है तो दैट एटम इज़ रिगार्डेड एज अ स्टेबल एटम, तो उसको फर्दर बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब तक उसके 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरे नहीं होते तो हमेशा उसमें टेम्पटेशन रहती है, ये गुंजाइश रहती है कि वो फर्दर सराउंडिंग से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे पीछे जब बॉन्ड टूटा है तो पीछे यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई है। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है वहाँ पे एक खाली जगह बच गई है। ये जो खाली जगह बची है इसको हम होल का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करके गया पीछे उसने एक वेकेंट स्पेस छोड़ी है, उस वेकेंट स्पेस का नाम है होल, तो इसको हम होल का नाम दे रहे हैं। अब हमने नोट ये करना है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही फ्री। अगर आप इसके इस क्रिस्टल के गिर्द या इस स्पेसिमेन के गिर्द आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ईज़िली मूव करेगा क्योंकि वो उसका नाम ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो हाई एनर्जी में चला गया है, उसे कोई भी जो एटम है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसलिए मटेरियल के अंदर उसकी जो प्रेजेंस है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन की हैसियत से है। लिहाजा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो फ़ौरन उसके अलॉन्ग मूव करेगा, यानी अपना कंडक्शन में रोल प्ले करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन तो हमें ईज़िली समझ आ रही है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ये जो होल है इसको भी हमने समझना है कि ये होल जो है ये भी कंडक्शन में अपना रोल प्ले करेगा। वो देखिए वो कैसे करेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो अपने हाई एनर्जी बैंड्स के अंदर या हाई एनर्जी लेवल्स के अंदर उसकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये जो होल्स हैं ये भी कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं ज़रा देखें। लेट्स से कि चूँकि यहाँ पे एक वैकेंसी है, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर इसकी थोड़ी सी भी एनर्जी हाई होती है तो वो अपनी लो एनर्जी में जाना चाहेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके आएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया और इस एम्प्टी स्पेस को, इस वैकेंसी को इसने फिलअप किया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और ये जो होल था डेफिनेटली जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है तो होल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो होल यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये देखें, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है और होल यहाँ पे चला गया। अब इसी तरह से ये देखें, लेट्स से कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये चाहता है कि इस होल को वो फिल कर दे क्योंकि ये टेम्पटेशन तो मौजूद है, ये एक लो एनर्जी स्टेट है जिसको हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो ऑक्यूपाई करे। तो इस होल को फिलअप करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया और डेफिनेटली जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और होल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो एम्प्टी स्पेस थी, जो वैकेंसी थी, वो यहाँ से ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। और लेकिन जहाँ से वो मूव किया है तो डेफिनेटली वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हो गई। तो आपने नोट किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे जा रहा है और जो होल्स हैं वो इस साइड पे जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके इस जगह पे आ गया है और जो होल है वो मूव करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। होल का मतलब है वैकेंसी। ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ये असल में एक पाथ मिल गया है उन इलेक्ट्रॉन को जो पहले बॉन्ड बनाए हुए थे वैलेंस शेल्स के अंदर। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स के अंदर बिजी थे वो भी अब मूव कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है
अगर एक होल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक वक्त में मूव कर सकता है। इस तरह से अगर अब हम नंबर ऑफ़ होल्स बढ़ा देते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर, तो उसके अंदर उतने ज़्यादा पाथ अवेलेबल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के, तो इसका मतलब उसमें भी कंडक्शन शुरू हो जाएगी। तो कंडक्शन दो तरह से होती है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और दूसरा होल्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी में मूव करते रहते हैं, लेकिन ये जो होल्स हैं ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं, एटम टू एटम मूव करवाते हैं। लेकिन ये भी चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक पाथ देते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो होल्स की वजह से पॉसिबल हुई है, यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि होल्स भी एक हमारे लिए कंडक्शन का रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए किसी भी सेमी कंडक्टिंग मटीरियल को जब आप एनालाइज करेंगे, लेट्स से कि ये हमारे पास एक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल का पीस है, अगर आप इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो इसमें दो किस्म के चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और होल के बनने के नतीजे के तौर पे ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है फ़र्ज़ किया और ये होल्स हैं। होल्स को हम पॉजिटिव सिंबल से शो इसलिए कर रहे हैं कि ये अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वरना रियल में देखा जाए तो होल्स में के अंदर भी क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। लेकिन जो कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द पॉजिटिव चार्ज होती है या अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए हम इनको पॉजिटिव सिंबल से शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो नेगेटिव जो चार्जेस होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो होल्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे। तो यही वजह है कि हमेशा बोला जाता है कि जो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल होता है, प्योर सेमी कंडक्टिंग मटीरियल, उसमें चार्ज कैरियर्स दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये होल्स हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। लिहाजा किसी भी सेमी कंडक्टिंग मटीरियल की जो क्रिस्टल है उसका जो टोटल करंट होगा वो बराबर होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस करंट ड्यू टू द होल्स। इन दोनों करंट्स को सम अप करेंगे तो ये टोटल करंट बनेगा किसी भी सेमी कंडक्टिंग मटीरियल का। तो ये था इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। हमने उसके अंदर देखा कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल का मतलब होता है प्योर सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। इसमें अभी आपने कोई मिलावट नहीं की, कोई डोपिंग नहीं की। तो डोपिंग करने से पहले मिलावट करने से पहले उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है कंडक्शन के अंदर, तो उसमें हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिल के करंट को कैरी करते हैं, करंट की कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए टोटल करंट को हम इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स करंट के सम के बराबर लिखते हैं। तो ये था जी बिहेवियर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल का। तो इससे हमें एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आती है कि जो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल हैं इसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे या फिर जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स अवेलेबल होंगे, उतनी ज़्यादा इस मटेरियल की जो कंडक्शन है वो बढ़ती जाएगी। तो हमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि फिर इसका मतलब अगर आप कंडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की तादाद में इजाफा किया जाए तो कंडक्शन बढ़ सकती है। और अगर हम अपने तरीके से फिर देखा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद को और होल्स की तादाद को हम कंट्रोल कर लें तो हम एक ऐसा मटेरियल डेवलप कर सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स हमारी मर्ज़ी से मूव करेंगे या खालिस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। तो अभी हम मूव कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी फर्दर दो टाइप्स हैं।
एक को हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे और दूसरी को एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे। देखें जी बेटे, तो हम बात कर रहे थे पहले इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर की, अब हम इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। तो जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनमें दो टाइप फर्दर हैं, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वी ऐड सम इम्प्योरिटी टू द प्योर सिलिकॉन मटेरियल। जब आप प्योर सिलिकॉन मटेरियल के अंदर कुछ मिलावट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। डोपिंग में दो टाइप्स हैं। एक पहली टाइप ये है कि यू ऐड सम ऑफ द एटम फ्रॉम द थर्ड ग्रुप टू द silicon atom, mean to say in the fourth group, that impurity will form a p-type semiconductor material. And if we add some of the atoms from the fifth group into the fourth group mean in the semiconducting material, then this type of the impurity will make a n-type extrinsic semiconductor. तो यानी अगर आप तीसरे ग्रुप से कुछ एटम्स की तादाद डाल देते हैं सिलिकॉन की क्रिस्टल के अंदर, तो ऐसा करने से हमारे पास एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा, उसका नाम होगा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर आप पांचवें ग्रुप से कुछ एटम्स की तादाद जो है वो सिलिकॉन की क्रिस्टल में यानी चौथे ग्रुप में डाल देते हैं, चौथे ग्रुप के एलिमेंट में डाल देते हैं, तो ऐसा करने से हमारे पास एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आएगा जिसको हम बोलेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये दो किस्म के हमारे पास मटेरियल हैं, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब इसमें देखें, मैंने पीछे आपको बोला था कि असल में हमारा मकसद क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ना और बनाना। उसका मकसद ये है कि हम कंडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हम ज़्यादा डालते जाएंगे इम्प्योरिटी के उतनी ज़्यादा कंडक्शन बढ़ती जाएगी। वो कैसे देखें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हम तीसरे ग्रुप से, लेट्स से कि तीसरे ग्रुप में जो फेमस एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के कुछ एटम आपने सिलिकॉन में डाल दिए। तो अब देखें जो एल्यूमिनियम का एटम है वो सेंटर पे है, ये देखें इसको मैंने सेंटर पे ले लिया, ये एल्यूमिनियम का एटम है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, क्योंकि थर्ड ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 3 है। लेकिन इसकी नेबरिंग में सारे के सारे सिलिकॉन एटम ही होंगे। क्यों? सिलिकॉन की एटम की तादाद ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है, लिहाजा सिलिकॉन के एटम उस एल्यूमिनियम के एटम को सराउंड कर लेंगे। क्योंकि ये तो हम थोड़े से एटम डाल रहे हैं, ये माइनॉरिटी में है और ये मेजॉरिटी में है। तो इसलिए ये जो हमारे पास सिलिकॉन के एटम है ये इसको सारी इसकी नेबरिंग पोजीशन से इसको कवर कर लेंगे। ये देखें इस साइड से भी, इस साइड से भी, यहाँ पे भी सिलिकॉन का एटम आ जाएगा और यहाँ पे भी सिलिकॉन का एटम आ जाएगा। अब देखें दोबारा फिर ये जो सिलिकॉन का एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको पूरा करें। अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो थे, तो बात कर रहे थे हम एल्यूमिनियम का जो एटम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। वो 3 इलेक्ट्रॉन उसने अपने नेबर एटम के साथ शेयर किए हैं, 1 2 3 इनके साथ शेयर कर लिए, यानी यहाँ से एक ले लिया, इससे भी एक ले लिया, इससे भी एक ले लिया। तो लेकिन इस सिलिकॉन ने अपना एटम तो एल्यूमिनियम को, अपना इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम को दिया है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन थे जो उसने इन तीनों नेबर्स के साथ शेयर कर लिए। तो इस नेबर के साथ शेयर करने के लिए उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है
कि इस नेबरिंग एटम के पास इलेक्ट्रॉन जो अपना था उसने अपना शेयर कर लिया एल्यूमिनियम के पास। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें उसके वैलेंस शेल में वो 7 बनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। जबकि ऑक्टेट टूल हमें सिखाता है कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल करना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एल्यूमिनियम है ये अभी अनस्टेबल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। यहाँ पे उसको हम जो एम्प्टी स्पेस आएगी उस एम्प्टी स्पेस को हम होल का नाम दे देंगे। अभी अभी हमने होल की कंडक्शन का रोल प्ले किया है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं कि एक एल्यूमिनियम एटम की वजह से एक होल बना है, अगर मैं 2 एल्यूमिनियम के एटम डालूंगा तो उसमें 2 होल्स आ जाएंगे, यानी जितने नंबर ऑफ़ एल्यूमिनियम एटम्स आप डालते जाएंगे उस क्रिस्टल के अंदर उतने नंबर ऑफ़ होल्स जो हैं उनमें इजाफा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि उसकी कंडक्शन बढ़ती जाएगी। क्यों? मैंने अभी अभी आपको बताया कि होल्स आल्सो प्ले द पार्ट, सो होल्स आल्सो प्ले द पार्ट इन दी कंडक्शन। तो वो अभी हम देख चुके हैं कि होल्स जो हैं वो भी कंडक्शन में अपना पार्ट प्ले करते हैं, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के एटम की तादाद होल्स को बढ़ाती है और होल्स की वजह से कंडक्शन बढ़ती है। तो ये था पी टाइप सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। एक इंतहाई अहम बात, ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि पूछा जाता है बच्चे से कि बताएं पी टाइप की जो क्रिस्टल है उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो कोई चार्ज नहीं है। उसकी वजह बेटे ये है कि एल्यूमिनियम का एक न्यूट्रल एटम था, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन अपने थे और उसने बाकी शेयर कर लिए सिलिकॉन के साथ, तो एक उसके पास वैकेंसी बची है। ये होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह का किरदार अदा करते हैं, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बोला जाता है, यानी पॉजिटिव टाइप। लेकिन इसके ऊपर चार्ज हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि टोटल नंबर चार्ज आपको पता है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल में इजाफी आ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है यहाँ पे, ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे उसने मतलब उसको अडॉप्ट किया है। तो इसलिए ना दोनों केसेस ही नहीं हुए। सिर्फ ये है कि ऑक्टेट टूल पूरा नहीं हो रहा, और ऑक्टेट टूल के मुताबिक ये था कि एक इलेक्ट्रॉन की फर्दर उसके पास गुंजाइश है। इस होल को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, फिर इस होल को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो इस तरह से कंडक्शन शुरू हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ये इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं। ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की टाइप है, पी टाइप। और दूसरी जो टाइप है वो है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। वो देखें, वो मैंने पहले बोल दिया आपको कि कैसे बनते हैं, कि जब आप 5वें ग्रुप से इम्प्योरिटी के कुछ एटम्स जो हैं वो डालते हैं सिलिकॉन के अंदर, तो फिर जो इम्प्योरिटी बनती है, जो क्रिस्टल बनती है, उसका नाम रखते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो मेरे ख्याल में समझ आ गई है आपको कि जितने नंबर ऑफ़ एल्यूमिनियम एटम डालेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्शन होगी। इसका मतलब कंडक्शन हमारे कंट्रोल में आ गई, तो हम अपनी मर्ज़ी से जितनी उस मटेरियल की कंडक्शन चाहेंगे वो हो जाएगी। तो इसी तरह से आप देखते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें मैंने बोला है कि आपने क्या करना है, फास्फोरस ले लेना है। फास्फोरस का ताल्लुक चूँकि 5th ग्रुप से है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन इसकी नेबर में तमाम के तमाम एलिमेंट जो है, तमाम के तमाम एटम जो हैं वो सिलिकॉन के होंगे। इसकी नेबर में सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सिलिकॉन के होंगे। वजह, क्योंकि सिलिकॉन की तादाद ज़्यादा है, फास्फोरस की तादाद कम है, क्योंकि फास्फोरस तो बहुत थोड़े से एटम, हमने चुटकी बड़े एटम जो हैं वो डाले हैं किसके अंदर, सिलिकॉन की क्रिस्टल में। लिहाजा हर एक फास्फोरस को 4-4 सिलिकॉन जो है वो आसानी से घेर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं। अब देखें, फास्फोरस के मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए थे, लेकिन सिलिकॉन के अगर आप शो करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपने देखा हर सिलिकॉन जो नेबरिंग एटम के तौर पे मौजूद थी, उसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्फोरस के साथ ओवरलैप किया और कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। तो लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है, चूँकि ऑक्टेट टूल के मुताबिक फास्फोरस जो था उसको स्टेबल होना चाहिए था जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरे होते, तो वो तो हो चुके हैं।
ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए पूरे, यानी उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो 4 जो हैं वो उसने अपने नेबरिंग एटम के साथ जब शेयर किए तो उसके तो 8 पूरे हो गए। कोवलेंट बॉन्ड बनाया ना, अपना एक दिया, एक उसका लिया, तो कोवलेंट बॉन्ड बनते गए। तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक अकेला, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है और ये कंडक्शन के अंदर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बॉन्ड में बिजी नहीं है। तो जो बॉन्ड में बिजी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा और कंडक्शन में अपना पार्ट रोल प्ले करेगा। इस मटेरियल का नाम हमने एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इसलिए रखा है कि ऐसे लगता है कि इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके अंदर मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। लेकिन इसके अंदर भी टोटल चार्ज नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन जो था ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक एक फास्फोरस के एटम के अंदर इजाफी था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के अंदर 5 थे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी उसके सेंटर पे, उसके न्यूक्लियस पे भी उतना ही था, और उसके एटम उसकी सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उनके ऊपर भी जो चार्ज है वो उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे क्या पता चलता है कि टोटल चार्ज तो फास्फोरस का 0 था, अभी भी इस पूरी क्रिस्टल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल से बाहर थोड़ी गया है, लिहाजा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये भी एक न्यूट्रल क्रिस्टल है, ये भी एक न्यूट्रल क्रिस्टल है, चार्ज नहीं है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में उनका मतलब नहीं बन रही थी, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं बन रही थी उनके पास 9th इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ऑक्टेट रूल की वजह से, तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सका, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बॉन्डिंग के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, इसलिए ये जो है ये भी न्यूट्रल क्रिस्टल है, ये भी न्यूट्रल क्रिस्टल है। इसमें होल्स जो हैं ये कंडक्शन का रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने कंडक्शन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ फास्फोरस एटम बढ़ाता जाऊंगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, यानी कंडक्शन जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस तरह से सेमी कंडक्टिंग मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर हम डोपिंग के ज़रिए से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कर सकते हैं, यानी करंट जो फ्लो करना है उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये था बेटे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक बात और याद रखें, ये जो मैं डोपिंग के ज़रिए से एक्सेस ऑफ चार्जेस क्रिएट कर रहा हूँ, कंडक्शन जो बढ़ रही है, एक वो कंडक्शन है, दूसरी साथ साथ चलनी ही है। यानी हमने जब पीछे पढ़ा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसके अंदर मैंने बोला था कि खुद से ही बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनता है। तो वो चार्जेस भी इनके अंदर पैदा होने ही हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हो ही रहे हैं ना, यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है खुद ब खुद ही, रूम टेम्परेचर के से एनर्जी लेके ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, या हमने हीट ही थोड़ी सी दी तो यहाँ से कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर तो बने ही बनेंगे, प्लस ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये टोटल मिला के टोटल इसके अंदर चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे। तो टोटल करंट जो होगा फिर इन तीनों के सम के बराबर होगा, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमने डोपिंग की वजह से हासिल किए, और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से बने, और वो होल्स जो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से बने, इन तीनों का करंट जो है, इन तीनों के करंट को सम करेंगे तो वो टोटल करंट बनेगा एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में। इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में करंट की तादाद ज़्यादा होती है। तो टोटल करंट इसमें जो आएगा वो आएगा करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर करंट ड्यू टू होल्स। ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से आए हैं और ये डोपिंग की वजह से आए हैं। ये जो करंट आएगा ये डोपिंग की वजह से, यानी मिलावट डालने की वजह से। तो ये बेटे हमने इसको डिटेल से सीखा है, डोपिंग प्रोसेस को सीखा है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रिस्पॉन्स सीखा है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एनर्जी बैंड थ्योरी।